हे एवरीवन एंड वेलकम। सोचो जरा, जिस माउंट एवरेस्ट की चोटी को हम दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट मानते हैं, वहां लाखों साल पहले मछलियां तैरती थीं। कैन यू बिलीव इट? शॉकिंग राइट? बट ये कोई साईफाई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हमारे अपने इंडिया की जमीन की असली कहानी है। तो चलिए अगले कुछ मिनट्स के लिए टाइम मशीन में जंप करते हैं और देखते हैं इंडिया की कहानी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो इस अमेजिंग जर्नी पर हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमालयाज़ का जन्म कैसे हुआ। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की जमीन को। उसके बाद हम इंडिया के सबसे पुराने हिस्से यानी पेनिनसुला प्लेटो की मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। और फाइनली हम डिस्कवर करेंगे हमारे कोस्ट्स, डेजर्ट और ब्यूटीफुल आइलैंड्स को। रेडी? लेट्स बिगिन। ऑलराइट, टाइम मशीन एक्टिवेटेड। हम जा रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे, और उस समय अर्थ का मैप बिल्कुल अलग दिखता था। कोई अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, सारी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी एक जायंट सुपर कॉन्टिनेंट में। और सबसे सरप्राइजिंग बात, हमारा इंडिया जहां आज है वहां था ही नहीं। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था गोंडवाना लैंड। जस्ट इमेजिन, एक ही जमीन पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और अफ्रीका सब एक दूसरे के पड़ोसी थे। फिर अर्थ के अंदर की हीट ने एक पावरफुल इंजन की तरह काम किया और इस सुपर कॉन्टिनेंट को तोड़ना शुरू कर दिया। और इसी ब्रेकअप की वजह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी हमारा इंडिया अलग होकर नॉर्थ की तरफ अपनी एपिक जर्नी पर निकल पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे ये सब हुआ कैसे? वेल, इसका सीक्रेट है टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारी अर्थ की जो ऊपरी लेयर है यानी क्रस्ट, वो एक सिंगल पीस नहीं है। ये बहुत सारे बड़े बड़े पजल पीसेस जैसी है जो हमेशा स्लोली बट श्योरली मूव करती रहती हैं, बिल्कुल जैसे पानी पर तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े। इन प्लेट्स का मूवमेंट बेसिकली दो तरह का होता है। जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसे कहते हैं डाइवर्जिंग, जिससे जमीन में क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं उसे कहते हैं कन्वर्जिंग। और हमारी आज की कहानी का हीरो यही कन्वर्जिंग मूवमेंट है, क्योंकि इंडियन प्लेट फुल स्पीड में एक मैसिव कोलिजन कोर्स पर थी यूरेशियन प्लेट के साथ। इसको समझने के लिए ना एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो आपकी स्टडी डेस्क इंडियन प्लेट है और सामने वाली दीवार यूरेशियन प्लेट। अब अपनी डेस्क को जोर से दीवार की तरफ पुश करो। डेस्क पर जो कागज रखे हैं उनका क्या होगा? वो सिकुड़ जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे और ऊपर उठ जाएंगे, राइट? बस एग्जैक्टली यही हुआ था। वो क्रम्पल्ड हुए कागज वही तो हमारे हिमालयज हैं। और इसी के साथ शुरू होता है हमारी कहानी का सबसे ड्रामेटिक चैप्टर, द ग्रेट हिमालयन कोलिजन। ये वो एपिक टक्कर थी जिसने एक समंदर को गायब करके उसकी जगह दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज खड़ी कर दी, फ्रॉम एन ओशन फ्लोर टू द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। So here's how it all went down. Step 1, millions of years तक इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ सरकती रही। Step 2, फिर बाम, इसने यूरेशियन प्लेट को टक्कर मारी। लेकिन इन दोनों के बीच में एक समंदर था जिसका नाम था टेथिस सी। Step 3, जब टक्कर हुई तो प्रेशर से उस समंदर के नीचे जो मिट्टी और चट्टान जमा थी वो उस डेस्क वाले कागज की तरह फोल्ड होकर ऊपर उठने लगी। एंड फाइनली Step 4, धीरे धीरे लाखों सालों में ये फोल्ड्स इतने ऊंचे हो गए कि द माइटी हिमालयास पैदा हुए। Now here's something interesting. हिमालयास सिर्फ एक पहाड़ या एक रेंज नहीं है, ये 3 पैरेलल रेंजेस का एक पूरा सिस्टम है। इसको समझने का बेस्ट तरीका है एक फैमिली की तरह सोचना। सबसे बड़े और सबसे नॉर्थ में है दादाजी हिमाद्री, बीच में है माता पिता हिमाचल, और सबसे नीचे सबसे नए हैं बच्चे शिवालिक्स। तो चलिए मिलते हैं फैमिली के दादाजी से, द ग्रेट हिमालयास या हिमाद्री। ये इस फैमिली के सबसे ऊंचे, सबसे पुराने और सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं। एवरेज हाइट ही 6000 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां सब यही हैं। इनका कोर यानी इनकी हड्डियां ग्रेनाइट से बनी हैं और ये हमेशा बर्फ की चादर ओढ़े रहते हैं। अब आते हैं माता पिता पर, हिमाचल या लेसर हिमालयास। ये हिमाद्री के साउथ में है और थोड़े रग्ड यानी टूटे फूटे हैं। पीर पंजाल जैसी फेमस रेंजेस यहीं मिलती हैं। और हाँ, आपके सभी फेवरेट हिल स्टेशंस मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, वो सब इसी रेंज में हैं। और लास्ट में आते हैं फैमिली के बच्चे, द शिवालिक्स। ये सबसे बाहर हैं और सबसे नए हैं। सोचो, ये पहाड़ अभी भी आराम से बन रहे हैं। ये सॉलिड रॉक से नहीं बल्कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, रेत और कंकड़ से बने हैं। इसीलिए क्योंकि अभी यंग है और सॉलिड नहीं है, यहाँ लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। अच्छा, अब इन माता पिता हिमाचल और बच्चे शिवालिक्स के बीच में कुछ लंबी फ्लैट वैलीज हैं। इन खास वैलीज को कहते हैं डन्स। नाम कुछ जाना पहचाना लगा? ऑफ कोर्स, देहरादून, पटली डन, ये सब इंडिया के फेमस डन्स हैं। और हिमालयाज ने हमें सिर्फ ऊंचे पहाड़ नहीं दिए,
उन्होंने हमें एक और अनमोल तोहफा दिया है, द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये वो विशाल मैदान है जहां इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, और इन मैदानों को जन्म भी पहाड़ों ने ही दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। इस कहानी का हीरो है एक स्पेशल टाइप की मिट्टी जिसे कहते हैं उल्लूवियल सॉइल। जब नदियां हिमालय से तेजी से नीचे आती हैं तो वो अपने साथ पहाड़ों से काटी हुई बहुत ही फाइन न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी ले आती हैं, और यही मिट्टी इन मैदानों का बिल्डिंग ब्लॉक है। इट्स लाइक सुपर सॉइल्स फॉर फार्मिंग। तो हुआ ये कि जब हिमालयस बने तो उनके ठीक नीचे एक बहुत बड़ा डिप्रेशन यानी गड्ढा बन गया। फिर लाखों सालों तक 3 महान नदियों ने, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इस गड्ढे को उस सुपर सॉइल से भर दिया। और ये एरिया कितना बड़ा है पता है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। इट्स मैसिव। लेकिन ये प्लेन्स हर जगह सेम नहीं है। अगर आप पहाड़ों से नीचे उतरें तो आपको 4 अलग अलग बेल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले भाभर, जहां नदियां बड़े बड़े पत्थर छोड़ जाती हैं और पानी उनके नीचे गायब हो जाता है। फिर आता है तराई, एक दलदली एरिया जहां वही पानी पीकबू करके वापस जमीन पर आ जाता है। फिर भांगर, जो पुरानी मिट्टी का एरिया है। और आखिर में खादर, जहां हर साल बाढ़ से एकदम नई और फर्टाइल मिट्टी आती है। भांगार और खादर का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, भांगार घर के स्टोर रूम में रखा पुराना सामान है, थोड़ा दूर, कम यूजफुल। खादर ऑन द अदर हैंड बिल्कुल फ्रेश है, जैसे हर सुबह आने वाला न्यूज़पेपर। ये नदी के बिल्कुल पास है, हर साल फ्लड से रिन्यू होता है और इसलिए खेती के लिए बेस्ट है। तो ये प्लेन्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? वेल, इन्हें इंडिया का ग्रैनरी यानी अन्न का कटोरा कहते हैं। यहाँ की फर्टाइल जमीन और पानी की वजह से ही इतनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ रहती है। हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस जैसे इंडस वैली यहीं फली फूली। ये प्लेन्स इंडिया की फूड सिक्योरिटी और हिस्ट्री दोनों की लाइफलाइन है। ओके, हमने इंडिया के यंगस्टर्स, हिमालयाज और प्लेन्स को देख लिया। अब टाइम मशीन में थोड़ा और पीछे जाते हैं। हम मिलने जा रहे हैं इंडिया के सबसे पुराने, सबसे एंशिएंट हिस्से से, द पेनिनसुलर प्लेटो। ये वही ओरिजिनल टुकड़ा है जो गोंडवाना लैंड से टूट कर आया था। पहले क्विक डेफिनेशन, पेनिनसुला क्या होता है? सिंपल है, जमीन का वो हिस्सा जिसके 3 तरफ पानी हो। आप मैप में देखो, साउथ इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन है। बस इसीलिए इसे पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। चलिए अब एक क्विक फेस ऑफ करते हैं। यंग हिमालयाज वर्सेस एंशिएंट प्लेटो। एज देखो, बिल्कुल ऑपोजिट। फॉर्मेशन, एक बना टक्कर से, दूसरा टूट ऑफ से। रॉक्स भी अलग हैं, इसीलिए हिमालयाज में नोकीली चोटियां और गहरी वादियां हैं, जबकि प्लेटो में गोल पहाड़ियां और चौड़ी वैलीज। बट सबसे बड़ा डिफरेंस, प्लेटो मिनरल्स का खजाना है। यही हमारी इंडस्ट्रीज की बैकबोन है। इस विशाल प्लेटो को एक नदी, नर्मदा रिवर, नेचुरली 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। नर्मदा के नॉर्थ का सारा हिस्सा कहलाता है द सेंट्रल हाईलैंड्स, और नर्मदा के साउथ का जो ट्रायंगुलर हिस्सा है उसे कहते हैं द डेक्कन प्लेटो। ओके, एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए, पॉज करके सोचना। हम जानते हैं कि हिमालयाज यंग हैं और प्लेटो एंशिएंट है, तो इनकी उम्र का इनकी नदियों पर क्या असर पड़ता होगा? एक यंग पहाड़ से निकली नदी ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक होगी या एक ओल्ड प्लेटो पे बहती नदी? लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स। हमने इंडिया के हार्ट की बात कर ली, अब चलते हैं उसके किनारों पर। वो फीचर्स जो इस पेनिनसुलर प्लेटो को एक ब्यूटीफुल फ्रेम की तरह घेरते हैं, यानी हमारे घाट्स, कोस्ट्स और डेजर्ट। सो डेक्कन प्लेटो के दोनों तरफ 2 दीवारों जैसी माउंटेन रेंजेस हैं। वेस्ट में है वेस्टर्न घाट्स, जो एक कंटिन्यूअस लंबी दीवार की तरह हैं। ये ऊंचे भी हैं। ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स, जो टूटे फूटे हैं। क्यों? क्योंकि गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियों ने इन्हें काटकर अपना रास्ता बना लिया है, इसीलिए ये कम ऊंचे हैं। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये अरावली हिल्स के वेस्ट में है। यहाँ आपको हवा से बने खूबसूरत चांद के शेप के सैंड ड्यून्स मिलेंगे, जिन्हें बरचांस कहते हैं। यहाँ साल भर में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। इट्स एन इनक्रेडिबली ड्राई और एरिड रीजन। अब समुंदर के किनारे चलते हैं। घाट्स और समुंदर के बीच की जो पतली जमीन है उसे कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्ट काफी पतला यानी नैरो है, जबकि ईस्टर्न कोस्ट काफी चौड़ा और लेवल है। सिंपल रीजन, यहाँ बड़ी नदियां समुंदर में मिलने से पहले फैल जाती हैं और बड़े बड़े फर्टाइल डेल्टास बनाती हैं। लेकिन आइए, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मेनलैंड से दूर समुंदर में इंडिया के 2 खूबसूरत जूल्स भी हैं, हमारे आइलैंड ग्रुप्स अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड्स की कहानी तो बिल्कुल मैजिकल है। ये पहाड़ या वॉल्केनो से नहीं बने, ये बने हैं छोटे छोटे समुद्री जीव कोरल्स से। जब ये कोरल्स मरते हैं तो उनके स्केलेटन्स जमा होते जाते हैं
और लाखों सालों में ये स्केलेटन्स जमा होकर पूरे के पूरे आइलैंड्स बना देते हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट। तो ये साफ है कि हमारे दोनों आइलैंड ग्रुप्स की बर्थ स्टोरी बिल्कुल अलग है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स समुद्र के नीचे डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं जो पानी से बाहर झांक रही हैं, जबकि लक्षद्वीप छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स का एक ब्यूटीफुल क्लस्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने बनाया है। अब आखिर में बस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 7,516.6 किलोमीटर्स। ये है इंडिया की टोटल कोस्टलाइन की लंबाई आइलैंड्स को मिलाकर। इट्स ह्यूज। और ये इतनी लंबी कोस्टलाइन ही एक बड़ा रीजन है कि समुंदर ने हमारी हिस्ट्री और इकोनॉमी में हमेशा एक वाइटल रोल प्ले किया है। तो आखिर में ये सारी डाइवर्सिटी मैटर क्यों करती है? सोच के देखिए, ये सब मिलकर इंडिया को एक कंप्लीट कंट्री बनाते हैं। हिमालय से हमें पानी और फॉरेस्ट्स मिलते हैं, प्लेन्स हमारा पेट भरते हैं, प्लेटो हमें इंडस्ट्रीज के लिए मिनरल्स देता है, और कोस्ट्स और आइलैंड्स से फिशिंग और ट्रेड होता है। हर फीचर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया का हर पहाड़, हर नदी, हर मैदान, ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये एक जिंदा इतिहास है, लाखों सालों में लिखी गई एक एपिक स्टोरी। तो अगली बार जब आप इंडिया का मैप देखें तो उसे सिर्फ लाइंस और कलर्स की तरह मत देखना, उस कहानी को पढ़ने की कोशिश करना। एक समुंदर के पहाड़ बनने की कहानी, एक देश के बनने की कहानी। So tell me, what new story will you see? Thanks for joining me on this amazing journey.